नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय कुमार शर्मा, ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। और मैं आपको आज कोरल ड्रॉ सिखाने वाला हूं। कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन का यह दूसरा पार्ट है और मैं आपको कोरल ड्रॉ के इस पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इसके टूल्स और मेन्यू बार और स्टैंडर्ड टूल बार को किस तरीके से यूज़ लिया जाता है, कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से जान सकते हैं और इसको जानने के बाद में हम कैसे अपनी डिज़ाइनों को अच्छा बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर ध्यान से आप अपने इस गुरु की बात मान करके कोरल ड्रॉ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। बीते 20 सालों से ज़्यादा का मुझे मार्केट के हर ट्रेंड का पता है, मार्केट में किस तरीके की डिज़ाइनें चलती है, कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बनी हुई डिज़ाइनों को रिक्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें और बेहतर तरीके से बना करके मार्केट में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और अगर आप कोरल ड्रॉ के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपल सी डेजिग्नेशन जिसे हम बोलते हैं DTP ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के रूप में भी आप काम करके अपना काम चला सकते हैं, डिज़ाइनें बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन डिज़ाइनों को अच्छे से समझें, डिज़ाइनों को किस तरीके से बनाया जाता है, टूल्स को कैसे यूज लिया जाता है, कैसे आप उन टूल्स को यूज लेकर के अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके की डिज़ाइनें बना सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। तो कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके सामने यह स्क्रीन खुली हुई है और मैंने आपको बताया था पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह एक टूल बॉक्स है। स्टैंडर्ड टूल बॉक्स के बारे में मैंने बताया था और स्टैंडर्ड टूल बॉक्स के बारे साथ साथ मैंने आपको मेन्यू बार के बारे में भी बताया था। तो स्टैंडर्ड टूल बॉक्स में मैंने पूरी जानकारी नहीं दी थी, तो अब मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको भी यह अंदाज़ा हो जाए कि टूल बॉक्स किस तरीके से ज़रूरी है इसके बारे में जानना। क्योंकि टूल बॉक्स देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है, ये सारे के सारे टूल बॉक्स आपको मेन्यू बार से बाहर ला के रखे हुए हैं। वो इसलिए कि ये सीधे सीधे शॉर्टकट है, डायरेक्टली क्लिक करके आप इन्हें काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है कि हर बार जैसे फाइल मेन्यू में गए, वहाँ पे उस कमांड को यूटिलाइज़ किया, फिर आप दूसरे में गए, वहाँ जाकर के आपने उस ऑप्शन को इनेबल किया। कई बार हम शॉर्टकट की बनाना भूल जाते हैं तो आपको मेन्यू बार में जाकर के अपने कमांड को कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान साथ के साथ बीच में टिप्स और ट्रिक्स भी चलती रहेगी और उसके साथ आपको यह भी बताता रहूँगा कि शॉर्टकट किस तरीके से बनाए जाते हैं, शॉर्टकट को यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट क्या नाम है अपनी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन में देखिए आपके सामने यह टूल बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। ये टूल बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टूल बॉक्स के साथ में काम आता है, ये सब सेक्शन के रूप में आपके काम आता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि यहाँ पे कस्टम पेपर मैंने लिया था 12-18 की साइज़ में यह पेपर मेरे सामने है और यहाँ पर मैंने इस मेन्यू बार को भी सही कर दिया है। तो मैं अगर आप नापना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर से आप रूल बार को दबा करके, यानी कि टूल बॉक्स को दबा करके आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 आ गया और इसके लेवल में यहाँ पर 0 आ गया। तो आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने ये लाइन रखी है, ग्रिड लाइन रखी है, तो ग्रिड लाइन में आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये आपके पेपर के बिल्कुल कॉर्नर पे है, जिससे आपको ये रहेगा कि पेपर आपका किस साइज़ का है, कैसा है और कितने साइज़ में आपने इसको यूज़ किया है और कौन से पेपर की साइज़ आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगी डिज़ाइन बनाने के दौरान। तो वह मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब यहाँ सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने यहाँ पर मेरे यहाँ पे ग्रिड लाइन आ रही है, मैं ग्रिड लाइन को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ शो ग्रिड लाइन यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डिसेबल हो जाता है और वापस हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं पहले अपने ऊपर वाले टूल बार के बारे में आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछली बार बता दिया था, कट कॉपी पेस्ट डू अनडू, और यहाँ पर जैसे ही मैंने ये किया सर्च कंटेंट, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में
क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं, फोल्डर के थ्रू डायरेक्ट यहाँ से आप फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अपना फोल्डर यहाँ से आप एक्सेस करके और अपनी डिज़ाइनों के लिए और अच्छा बेहतरीन तरीके से शॉर्ट रास्ता अपना सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फोल्डर वगैरह सारे अगर फोल्डर हैं, सारी फाइल यहाँ से आप ले सकते हैं, सब कुछ है। और अगर बाई चांस यह आपके समझ में नहीं आता है, इस तरीके से आप अगर काम नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ओपन करके भी फाइलों को ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन फोल्डर से डायरेक्ट सोर्स फाइल को पकड़ करके आप करंट फाइल में ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे भी करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है यह है इंपोर्ट बटन। इंपोर्ट बटन यानी कि अपने कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर में रहते हुए किसी आउटर साइड ऑब्जेक्ट को अपनी करंट फाइल में लाने को हम इंपोर्ट बटन से काम में लेते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। और यह है पास में एक्सपोर्ट, यानी कि आप किसी अपनी बनाई हुई ऑब्जेक्ट को, बनाई हुई इमेज को, बनाए हुए सब्जेक्ट को, कोई भी डिज़ाइन बनाई हुई तो आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जेपीजी इमेज है, पीएनजी इमेज है, और किसी प्रकार के कोई फॉर्मेट में आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरी जो करंट फाइल है, मैं पहले एक काम करता हूँ, कोई एक करंट फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिससे आपको भी आइडिया रहेगा कि मैं उस फाइल में काम कर रहा हूँ। मैंने ये करंट फाइल को ओपन कर ली, यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ छोटा काम दिखा दिया, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस वाले बटन से कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट, कीबोर्ड से आप कंट्रोल आई दबाइए या यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक ही बात है। यहाँ फिर मैंने क्या किया कि ये यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, लीव कर लिया और मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर दिया। तो देखिए मेरी करंट फाइल में यह डिज़ाइन आ चुकी है। मेरी करंट फाइल जो टेस्ट नाम की फ़ाइल थी उसके अंदर ये डिज़ाइन इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप खुद अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सर कि मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी डिज़ाइन को बनाएं तो कंट्रोल एस दबाना ना भूलें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम घर पे काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, वहाँ पे यूपीएस की अवेलेबिलिटी रहे नहीं रहे, लाइट फेल्योर हो जाए तो कंट्रोल एस दबाना जरूरी नहीं, तो क्या है हमारी मेहनत सारी फिर जाती है कि आधे घंटे में आपने डिज़ाइन बनाई, लाइट चली गई और आपकी सारी मेहनत बेकार। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कंट्रोल एस करते रहें। या एक मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि ऑटो बैकअप बनता रहता है ताकि आप अपनी बची हुई फाइल को या जो काम किया है बाई चांस अगर पावर फेलियर होता है तो अपनी फाइल को भी बचा सकते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट का बटन है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसमें ये कलर भर दिया और यहाँ कलर भरने के साथ मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ, पहले ये और फिर शिफ्ट बटन दबा करके मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक एक्सपोर्ट बटन दबा दिया। अब एक्सपोर्ट बटन दबाने के बाद में यहाँ पे ये पूछता है डेस्टिनेशन और फाइल का नाम कि आपको फाइल किस मोड में चाहिए। यहाँ पे देखिए जेपीजी बिटमैप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पीडीएफ या कुछ भी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, पीएनजी फाइल, मैं ये पीएनजी फाइल ले लेता हूँ। पीएनजी फाइल में क्या होता है सर कि बैकग्राउंड जो आप मतलब करना चाहते हैं कि आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फिलअप करना चाहते हैं या उसे ब्लैंक लेना चाहते हैं, आसपास के क्राइटेरिया को नहीं लेना चाहते, तो वो पीएनजी फाइल कहलाती है, उसके साथ बैकग्राउंड नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे फोल्डर में जाता हूँ, मैंने यहाँ ये फोल्डर ले लिया और यहाँ एक फ़ोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इमेज। तो इमेज मैंने यहाँ पे बनाई और इसके अंदर मैंने इसे चलिए टेस्ट नाम से, टेस्ट1 नाम से मैंने ये फाइल को एक्सपोर्ट किया पीएनजी फाइल में और ये मैंने एक्सपोर्ट किया यहाँ पे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद में जैसे ही मैं पीएनजी फाइल में मैंने एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और ये मैंने जो इमेज बनाई थी, ऑब्जेक्ट बनाया था, वो कलर फिल होकर आ गया। यहाँ पर देखिए पीएनजी 24 बिट फॉर्मेट है कि 24 बिट में आपकी ये पीएनजी इमेज यानी कि बैकग्राउंड रिमूवल वाली इमेज बनी है। इसमें देखिए यहाँ पर आरजीबी, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और प्लेटेड कलर ही आ रहा है, CMYK के कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीएनजी फाइल होती है वो बैकग्राउंड रिमूवल टूल के लिए काम आती है, जिसमें बैकग्राउंड रिमूव रहता है, उसके साथ बैकग्राउंड नहीं रहता है। तो आरजीबी में करेंगे अगर कलर फिल है तो। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, और अगर इसे हटाएंगे तो क्या होगा कि इसके साथ जो बैकग्राउंड कलर है वाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे है वो आ जाएगा। मैंने ट्रांसपेरेंसी लिया है, मेरे को जरूरत रहती है, कई बार मैं कहता हूँ उसके साथ बैकग्राउंड नहीं आए तो वो नहीं आता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ से सीधे मतलब क्या है कि एक तो एडवांस टूल और ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ एडवांस टूल में क्या होता है कि एम्बेडेड कलर प्रोफाइल, आपने जो कलर प्रोफाइल चूज़ कर रखी है आरजीबी की, वो इसमें एज इट इज रहे। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी देखिए साइज़ क्या टोटल ओवरऑल कितनी आ रही है, 7.5 इंच बाई 13.09 इंच की आ रही है यहाँ पे। तो इसकी टोटल विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इस साइज़ में आपने 100% लिया है और 300 dpi में मैंने लिया। 300 dpi में आपकी पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी की और वो भी पीएनजी में बनती है, और कम से कम ये ज़्यादा भी नहीं तो एमबी में जाती है। तो मैंने इसे ओके कर दिया और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं अगर अपने फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अक्षय में यहाँ पर ये देखिए
इमेजेज आ गई और इस इमेज की कैपेसिटी ऑफ 22 देखिए 5 MB की ये फाइल बनी है। मैं इसे डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए इमेज क्रिएट हो गई है, जिसमें ये देखिए बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये बिल्कुल, अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो देखिए कुछ भी यहाँ पे इमेज का पिक्सलेट होने का कोई काम नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज़ वैसा है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद में पब्लिश टू PDF, आप डायरेक्टली इसे PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे इस ऑब्जेक्ट को पहले तो मैं पेज के ऊपर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं उसे पेज के ऊपर रखिएगा। मैं अगर बाहर रखता हूँ तो अपने कीबोर्ड से सिंगल P आप दबाएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिश टू PDF किया। या तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी PNG की बजाय आप यहाँ पे PDF ले लीजिए तो भी ये PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ से भी आप करेंगे तो भी ये PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही किया देखिए यहाँ पे PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया है, और जहाँ आपको इसे PDF फॉर्मेट में डालना है, मैंने अक्षय में लिया, इमेजेस के अंदर ही PDF टेस्ट नाम से मैंने किया है। अब डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारा प्री प्रेस वेब ये कैसे काम आता है, क्यों काम आता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं PDF में एक्सपोर्ट करता हूं। और सेटिंग में यहाँ पर जो आ रहा है या तो करंट डॉक्यूमेंट, यानी मेरे पास इसमें एक ही पेज है तो करंट डॉक्यूमेंट की बजाय आप करंट पेज ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना बेटर रहता है कि अगर आप सिंगल इमेज को बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें सिंगल इमेज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर करंट डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसमें अगर मल्टीपल पेज होते हैं तो पूरे के पूरे पेज की एक PDF तैयार हो जाती है। अभी फिलहाल मैं सिंगल पेज ही ले रहा हूं तो मैंने करंट पेज कर लिया और इसे ओके कर दिया और यहाँ मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब मेरा ये डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड टास्क चल रहा है, यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास PDF एडोब एक्रोबैट मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा है, लेकिन ये आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये आपके PDF का पूरा लेआउट आ गया। अब हम चलते हैं आगे। इसमें देखिए यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब ये आपका जो यहाँ परसेंटेज दिखा रहा है ये आपका व्यू लेआउट है कि आपने अपने स्क्रीन साइज को कितना % जूम पे कर रखा है। अभी मेरे यहाँ पर देखिए पेज पूरा दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ F4 बटन मैंने दबा दिया। शिफ्ट के साथ F4 बटन दबा दिया तो क्या हुआ कि एक पेज जितना आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ अगर मैं F2 बटन दबाता हूँ तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, यानी मेरा जो स्क्रीन है वह आपके सामने जो मेरा सेलेक्टेड एरिया है, क्राइटेरिया, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। और इसी के साथ अगर मान लो मैं F9 बटन दबा देता हूँ कीबोर्ड से तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। या फिर आप अगर मान लो टू सेलेक्टेड, अगर मान लो सेलेक्टेड करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ F2 है ही है, यहाँ पे टू फिट तो आपका पूरा एक पेज के ऊपर फिट हो जाएगा। यहाँ पर टू विड्थ, चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपका मतलब क्या इतना है, तो यहाँ पर आप अपने पेज की सेटिंग को, लेआउट को ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये देखिए फुल स्क्रीन प्रीव्यू, यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन प्रीव्यू किया, F9 बटन दबाया था, जितने भी ऑब्जेक्ट थे सारे के सारे यहाँ पे फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे आ गए। लेकिन अगर सिलेक्शन पे मैं करता हूँ तो सिलेक्शन के साथ पहले मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ F2 बटन दबाया और उसके साथ मैंने F9 बटन दबा दिया तो F9 बटन से फुल स्क्रीन प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रूलर बार है, शो रूलर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से पूरा रूलर समाप्त हो गया, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने वापस यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके रूलर बार आ गया है। अब यहाँ पर ये आपको रूलर बार दिखाई दे गया। दूसरा, अब यहाँ पर शो ग्रिड्स, रूलर बार के बारे में जस्ट पास में जो एक आई कॉन्टैक्ट बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट पे आपको ग्रेडिंग लाइन दिखाई दे जाएगी। ये ग्रेडिंग लाइन कहाँ काम आती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ग्रिड लाइन क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में सेट करने में काम आता है। कि अगर मान लो, वैसे तो इसमें शॉर्टकट इतने सारे हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी किसी भी तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पेज के सेंटर में कैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रिड के साथ अगर मान लो आप करते हैं तो ये ग्रिड के अटैच होते हुए आपके साथ चलेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ग्रिड लाइन के साथ कैसे ऑब्जेक्ट को मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे उसको डॉट बाय डॉट आप सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे यहाँ से हटा देता हूँ ग्रिड लाइन्स को। और ये है आपके रूलर जो है सो ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन आप लेते हैं वो ग्रिड लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मैंने ये ग्रिड लाइन यहाँ पे ली है, ये ग्रिड लाइन ली है। कई बार क्या होता है, हमें काम करते करते ग्रिड लाइन मल्टीपल्स हो जाती है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन्स ली है, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से ले लिए, फिर मैंने लेफ्ट साइड वाले रूलर को पकड़ करके ग्रिड लाइन लेना शुरू कर दिया। तो अब मल्टीपल हो जाती है तो कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इतना सारा है, पेज क्लियर करना है, कैसे करें।
तो सबसे बड़ा क्या है कि आसान सा तरीका, या तो आप इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट मार दिए, कीबोर्ड से डिलीट मारेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसमें मल्टीपल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और मैंने इसे डिलीट मार दिया, तो ये ग्रिड लाइन यहाँ पे चली गई। और अगर एक साथ आपको करना है तो यहाँ से आपको हाइड कर दो, यहाँ पे देखो शो ग्रिड लाइन कर दिया, यहाँ से हाइड हो गई, तो आपके सामने एज इट इज़ ये पूरा लेआउट क्लीन विदाउट ग्रिड आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ग्रिड लाइन का क्या यूज़ है। देखिए मैंने ये एक दो ग्रिड लाइन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये मैंने इतनी सारी ग्रिड लाइन ले ली। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आगे आपका नेक्स्ट बटन है स्नैप टू में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और ये देखिए टच हो रहा है, बिल्कुल ये मैग्नेट की तरह इसे खींच रहा है। देखिए मैं थोड़ा और जूम करके जाता हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे ही क्या है, अभी तो मैं फ्रीली मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसे टच करूँगा ये देखिए इससे कनेक्ट हो गया। तो उससे क्या होता है कि ग्रिड लाइन इसे एक मैग्नेट की तरह मतलब अट्रैक्ट करती है और उसके बराबर लेती है। और यहाँ पर ग्रिड लाइन होने का कारण ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्ट तरीके से, डिजाइनिंग में हमारी परफेक्शन सबसे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी डिज़ाइन को बनाते हैं तो परफेक्ट किस तरीके, यानी कि पेज के सेंटर में डेटाबेस होना चाहिए। और कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हमारे पास मार्जिन बहुत कम रहता है, लेकिन हमें उनमें भी सेट करना होता है, तो कई बार ग्रिड लाइन्स काम आती है। अब जैसे यहाँ पर स्नैप टू के और भी ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट ग्रिड। अगर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसके अंदर इसकी जो डॉक्यूमेंट की ये वाली ग्रिड लाइन है, तो आप ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट को मूव ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट ग्रिड किया है, तो ये क्या होगा कि ये देखिए झटके के साथ मतलब क्या नाम है यहाँ पे जाकर के, और ये देखिए एजेज यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रिड के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट नीचे है दूसरा, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रिडिंग के साथ साथ में एज लिखा हुआ है। तो ये एज टू एज आपके काम करता है प्रॉपर वे में सेट करने के लिए। वैसे तो हमारे पास तरीके कॉरिडोर में खूब सारे हैं कि अगर मान लो जैसे मैंने ये ग्रुप करा, मैंने इसे ग्रुप हटा दिया, मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेना, तो मैंने क्या किया कि मेरा सोर्स यानी जिसे मैं पहले सेलेक्ट करूँगा वो सोर्स है, दूसरा मेरा टारगेट की मुझे इसके सेंटर में करना है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल टी दबा दिया या ई दबा दिया। मैंने ई दबा दिया तो देखिए पहला जो मैंने सोर्स टारगेट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर इसके पैरेलल में आ गया है। इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड लाइन है, बेस लाइन ग्रिड है, ऑब्जेक्ट का है, पेज के इसके करना है, तो मैं देखिए पेज के करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये पेज के देखिए सेंटर में भी ये मिड पॉइंट ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, एक मिनट, कलर के वेरिएशन के हिसाब से नहीं दिखाई देगा। मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कोई, ये मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट लिया, तो ये देखिए यहाँ पे नाम आता है एज का, सेंटर में लिया, यहाँ पे पेज के सेंटर में आ गया, तो ये देखिए सेंटर में ये दिखाई दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सेंटर भी कर सकते हैं, बेसलाइन ग्रिड पे भी कर सकते हैं कई तरीके से। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना है तो फर्स्ट सोर्स आप सेलेक्ट करो, फिर टारगेट सेलेक्ट करो, आप ई दबा दो तो इसके सेंटर में आ गया। और अगर आप इसको करना चाहते हैं, देखिए ग्रिडिंग के साथ मतलब क्या नाम है कि ये झटके के साथ हो रहा है। नहीं तो आप वैसे तो फ्रीली मूव करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करते जाओगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट का भी हो रहा है, सब्जेक्ट का भी हो रहा है, और प्लस ग्रिड लाइन का भी ये और आपके सामने मतलब मूवमेंट ले रहा है। और अच्छे से फ्रीली मूवमेंट करने के लिए आप इन सब सारे ऑप्शन को हटा दो। वैसे मैं ज़्यादातर इसको रखता नहीं हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तब लेता हूँ। अब देखिए अब मैं इसे भले ही फ्रीली मूव करूँगा, ये कहीं भी कुछ भी अटैच नहीं होगी, किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है ग्रिड लाइन से कि ये एक बार अटैच हो जाए। अब इसको आपको सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर उस ऑप्शन में जाते हैं स्नैप टू ग्रिड लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली इसे मैग्नेट की तरह पुश करके खींच लेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये है वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन आपको देखनी है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वेलकम स्क्रीन का बोर्ड आ जाएगा, जिसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स कुछ मतलब क्या है कि CorelDRAW अपडेट देता है, तो अपडेट वगैरह सब कुछ इसमें आपको दिख जाता है कि जब भी आप CorelDRAW इंस्टॉल करते हैं तो शुरुआत में आपके सामने यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आती है। वेलकम स्क्रीन आने का कारण ये है कि आप इसमें अपनी डिज़ाइनों के बारे में और परफेक्टली जान सकते हो। अगर CorelDRAW अपडेट करता है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में अपडेट करता है, तो वह यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कोई गैलरी लेनी है, गैलरी आप डायरेक्ट नेट से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेडीमेड गैलरी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे जाती है। आप जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बना सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में जस्ट आइडिया दिया हुआ है कि किस तरीके का आप डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। अपडेट करते हैं यहाँ पर, तो ये नेट से आपका Corel अपडेट होता है। CorelDRAW मेरा मतलब क्या नाम है कि जो वर्जन है अभी यहाँ पर मैंने इसे अपडेट नहीं करा, मैंने अपडेट ऑफ कर रखा है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं है। और मैं इस वेलकम स्क्रीन को वापस यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। हालांकि वेलकम स्क्रीन केवल एक जस्ट फॉर नॉलेज आपके सामने आती है जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं परमानेंटली। उसके बाद ये ऑप्शन है ऑप्शंस, Ctrl+G। ये ऑप्शंस क्या करता है, इसमें आप अपने सिस्टम से रिलेटेड बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप कमांड देना चाहते हो
या आपको लगता है कि मैं शॉर्टकट की ये दबाऊँ तो मेरा ये फंक्शन पूरा हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेबल साइज है या फिर पेज का लेआउट कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट रहे। अभी मैं चालू करता हूँ तो डायरेक्टली A4 साइज आता है, हो सकता है मैं 12-18 कर लूँ या A3 का पेपर कर लूँ या एनवलप की डिज़ाइन कर लूँ। तो मैं यहाँ से वो सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ। जैसे जनरल है, पेज की साइज़, मैं पेज साइज मैं यहाँ पे देखिए A4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे A4 साइज़ कि यहाँ लिखा हुआ। अगर मैं बाई चांस इसे A4 साइज़ नहीं करके A2 साइज A3 साइज़ करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसकी मिलीमीटर में और इंच में मुझे समझ में आता है, तो मैंने 11/16 का ये यहाँ पे पेपर आ गया। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये प्रायर सेट हो जाएगा, और जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे, कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे तो पेज के लेआउट में आपके A3 पेज आ जाएगा। इसी तरीके से लेआउट, लेबल, बैकग्राउंड अलग अलग तरीके से जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में नॉलेज होती जाएगी, और मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके इसके बारे में बताता रहूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट, एक डिजाइनर के लिए शॉर्टकट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर बाई चांस उसमें शॉर्टकट ना हो तो डिजाइनर अच्छे से डिज़ाइन नहीं बना पाता, ना वो स्पीडी वर्क कर पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने लेवल पे जो आप जानते हैं या जिन कामों को आप बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं या जिनके लिए आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा एक ही बात कहूँगा कि उसमें शॉर्टकट बना लीजिए। शॉर्टकट बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्क स्पेस लिया है तो यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस के अंदर जनरल, डिस्प्ले, एडिट, पावर क्लिप, फ्रेम ये आ रहा है। इसमें हर एक चीज़ अलग अलग प्रकार से काम करती है। तो मैं आता हूँ कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कमांड बार्स, कमांड और कलर प्लेट आ रहा है। तो कमांड बार में आते हैं। कमांड बार में जैसे ही आते हैं यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू में जैसे ही आते हैं तो फाइल मेन्यू के पूरे मेन्यू के ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब आ गए जो कमांड हम लगाते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ शॉर्टकट की ली। अब मुझे शॉर्टकट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कौन सा शॉर्टकट बनाता, मैं एक शॉर्टकट आपको बना के बता देता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि पेज शॉर्टर व्यू, एक काम करता हूँ इसमें मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल को शॉर्टकट में लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए एडिट में ये पेस्ट पे मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट वाले मेन्यू में हूँ और शॉर्टकट पे की दबा रखी है। अब मुझे उस शॉर्टकट वैल्यू पे जाना है कि किस में जाना है, मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं है। तो यहाँ पे एडिट में आके मैंने उस स्पेसिफिक कमांड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एडिट मेन्यू अपना खुल गया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर आपके सामने मैं पेस्ट स्पेशल ये रहा यहाँ पे, और मैंने इसको कमांड दे दिया कंट्रोल के साथ 1, यानी कि कोई भी कमांड दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड दे दिया, डी कमांड दे दिया। तो ये ग्राफ पेपर का डी है तो मैंने इसे असाइन कर दिया, तो ओके कर दिया। तो अब मैं जैसे ही किसी कमांड में मैंने कॉपी कमांड लगाया और यहाँ पे मैंने डी दबा दिया तो यहाँ क्या होगा कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपके हाईलाइट हो जाएगा। वो क्या काम करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ, टेक्स्ट के साथ मतलब क्या नाम है, अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो वो सब मैं आपके आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर ये आपका कमांड काम करेगा। टेक्स्ट अगर मान लो आपने लिखा है कुछ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं पेज के सेंटर में हूँ, अभी पेज पर ही हूँ, और इसे मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने इसे कॉपी कमांड दे दिया। एक काम करता हूँ मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर दे देता हूँ। ये किया, मैं इसे रेड कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसमें मैंने नाम लिख दिया मेरा, ये बोल्ड कर दिया और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी। ये हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी किया और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर दी, सर्च करेंसी सिंबल। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ से आपका जो कमांड है वो मतलब क्या है, पेस्ट स्पेशल के मोड में मतलब क्या है कि जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर F8 का बटन दबाया तो यहाँ अभी देखिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कमांड काम नहीं कर रहा है। तो मैंने फ़िलहाल डायरेक्ट अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए जो कमांड मैंने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे कमांड यूटिलाइज हो गया है कि कॉपी का पेस्ट बना है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का कमांड देता हूँ, लेकिन पेस्ट स्पेशल कमांड किसके साथ काम आता है वो मैं आपको जब टूल बॉक्स के बारे में बताऊँगा तो मैं आपके साथ इसके कमांड को ले लूँगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, तो शॉर्टकट यहाँ पे आपका ये काम आ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना रखे हैं, जैसे अंडू मोड कंट्रोल Z हो गया, रिपीट मोड कंट्रोल R हो गया। तो देखिए रिपीट मोड में कंट्रोल R शॉर्टकट बनाया हुआ है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने इस कमांड को यहाँ रखा, मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आके माउस का राइट क्लिक बटन दबाया तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब देखिए मेरे पास मैं माउस को नहीं हाथ लगा रहा हूँ, माउस को मैंने मोमेंट यहाँ पे लास्ट में रख दिया और यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ। तो कंट्रोल आर से क्या हो रहा है, मेरा लास्ट वाला कमांड रिपीट हो रहा है। तो ये शॉर्टकट इस तरीके से यहाँ पे काम आ रहा है, देखिए। और अंडू मैनेजर में जाते हैं तो आपके सामने पूरा का पूरा देखिए कि कहाँ पे आप थे और कौन सी जगह पे थे, हर एक एक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो देखिए वापस यहाँ आ गया और वापस लास्ट में आ गया, तो ये सारा का सारा वापस अंडू और रीडू हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से किसी भी प्रकार का शॉर्टकट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्चर, यहाँ पे कॉरल एप्लीकेशन को मतलब लॉन्च करने के लिए किया जाता है कि जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यहाँ पे लेते हैं काम में, तो उसमें किसी प्रकार के डेवलपर्स बैकएंड में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके फ्यूचर बेनिफिशियरी काम आता रहता है। अगर आपने परचेज कर रखा तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार इन टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट टूल बार के बारे में यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट लिया, मैं इसे थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूँ और इन ग्रिड लाइन को हटा दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, माउस के स्क्रॉल बटन के साथ आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन जहाँ से भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे आपका ये घट बढ़ रहा है। अगर हम ऊपर साइन जाएंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, और अगर मान लो माइनस में करना है, सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ -5 कर देता हूँ और मैंने एंटर मार दिया, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो गया। मैंने इसे वापस यहाँ पे रखा, मैंने इसे किया है अब 6 पॉइंट पे रखा, तो ये देखिए प्लस में किया, पहले मैंने माइनस किया था, -6 करूँगा, -6 करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट में गया और केवल डायरेक्टली मैंने 6 किया है तो ये यहाँ अपने ठिकाने पे वापस आ गया, अपनी जगह पे वापस आ गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस है तो मैंने -2 किया, तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, जैसे मैंने किया तो -2 में ये यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से मैं करता हूँ 1 कर दिया तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव ऑन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ में लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज़ आपकी क्या है। मेरा अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए इंच में है, यहाँ पे इंच का यूनिट आ रहा है तो मैं इंच में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं 4x4 का एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, फिर टैब से नेक्स्ट पे आ गया और मैंने यहाँ 4 डाल दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अभी 4x4 नहीं है क्योंकि 4x5 है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे लॉक लगा हुआ है, लॉक रेशियो है, यानी कि अगर किसी को आप प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना चाहते हो तो कोने से बढ़ा दो या फिर आप इसे लॉक कर दो। अभी मैं इसका लॉक यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये लॉक खुल गया है। अब मैं यहाँ पे आराम से 4x4 का ये बॉक्स बना रहा हूँ, ये देखिए 4x4 का। अगर आपको देखना है इसमें तो देखिए मैं रूलर को सेट करता हूँ, यहाँ पे ग्रिड लाइंस को यहाँ पे मैंने ला करके छोड़ दिया, तो यहाँ देखिए 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे ये देखिए 0 और यहाँ पे ये 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट 4x4 इंच के अंदर बन चुका है। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये परसेंटेज आ रहा है, यानी कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर ऑब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट, हर आपके हाथ में कोई पेपर इमेज हो या कुछ और हो या किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, वह आपके लिए 100% होती है। तो यहाँ पे इसका रेशियो जो था उस समय जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया, जैसे मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया तो अभी देखिए यहाँ पे ये 100% यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस करने का मतलब मैंने इसे 50% कर दिया और एक तरफ से मैंने 60% कर दिया, और जैसे ही मैंने एंटर मारा है तो एक तरफ 50% और एक तरफ 60%। देखिए प्रॉपर रेशियो नहीं है इसका, इस तरीके से ये बन करके यहाँ पे आ गया। तो आप परसेंटेज वाइज भी कम कर सकते हैं अगर आप परसेंटेज के बारे में डीपली समझते हैं तो, नहीं तो आप साइज़ में भी जा सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है रोटेशनल, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन। आप अपने डेटाबेस को कई लेवल पे रोटेट कर सकते हैं। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है तो हम 360 डिग्री पे हम उसे रोटेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इसका नोट चेंज हो गया, और जैसे ही मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाएगा, लेकिन ये अभी अपनी जगह पे ही रोटेट हो रहा है। मैंने इसे कंट्रोल Z किया, वापस उसी पुरानी परिस्थिति में लिया। अब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करना तो यहाँ पे मैं केवल 90 लिखूँगा और एंटर मार दूँगा
तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे सिलेक्शन टूल में बॉक्सेज आ रहे हैं, दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉक्स नहीं आकर के यहाँ पे देखिए रोटेशनल स्किप एंड स्क्यू, इस तरीके से ये नोट्स बन जाता है और बीच में सेंटर आ गया। अब देखिए मैं अभी इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने के साथ क्या हो रहा है कि ये एक अपने सेंटर को पकड़ करके, यहाँ पे देखिए सेंटर बटन आ गया, सेंटर को पकड़ करके ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। अगर मैंने इसी के सेंटर को छेड़ दिया, मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसके सेंटर को यहाँ पे लिखा, तो अब देखिए अब ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैंने उसके सेंटर पॉइंट को ही यहाँ से हटा दिया। तो इस सेंटर पॉइंट को हटाने के कारण क्या हुआ, वह अपने सेंटर के अलाइन ही मतलब घूमेगा। मैं कितना ही डिग्री यहाँ पे करूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 150 डिग्री कर दिया तो ये क्या करेगा, इस सेंटर के साथ ही घूमेगा। अब मैंने इसे वापस सेलेक्ट किया और 150 के बजाय मैंने 90 कर दिया, तो क्या हुआ, ये भी घूमेगा, क्योंकि अगर मैं इसका सेंटर देखता हूँ वापस क्लिक करके, तो यहाँ पे सेंटर अपने आउट ऑफ द कोर्स है, सेंटर में नहीं है। मैं इसे पकड़ करके अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कोने पे रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, केवल इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे ये घूमता रहेगा। इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली मूवमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट के साथ ये आया, तो मैं अभी फिलहाल बिना सिलेक्शन के बता रहा हूँ। ये आपका पेज देखिए, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। अभी मेरा पेज जो है वो वर्टिकल है, मैंने इसे जैसे ही क्लिक किया आपका पेज लैंडस्केप में हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। यहाँ पे करेंगे वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेपर को बना सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन है, यानी कि ऑल पेजेज किस तरीके से होते हैं, या फिर यहाँ पर करंट पेज की पोजीशन आ रही है कि करंट पेज आपका कैसा है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे और पेज डालता हूँ, अभी मेरे पास जितने भी पेज आ रहे हैं सबकी पोजीशन पोर्ट्रेट, यानी कि वर्टिकली ये पेज मेरा खड़ा है यहाँ। अब मैंने क्या किया, करंट पोजीशन मैंने ये ले लिया, फिर नेक्स्ट ये आया, ये ले लिया, इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया। सेकंड नंबर वाले पेज को मैंने लैंडस्केप कर दिया और मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें कलर भर देता हूँ, मैंने ग्रे लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ये किया तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पेज किस तरीके से दिखता है। तो एक लैंडस्केप है और एक वर्टिकल है, इस तरीके से आपकी ये सारे पेज है। और अगर मान लो मैं पेज सॉर्टर व्यू आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पेज, ये लैंडस्केप है, ये वर्टिकल है, ये लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप और ये वर्टिकल है। मैं यहाँ से वापस कहीं भी क्लिक करके पेज के ऊपर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल पेजेज, यानी कि पूरे के पूरे पेजेज वर्टिकल हो जाएंगे या फिर जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे पेजेज जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखिए सारे के सारे पेजेज यहाँ पे पोर्ट्रेट में आ चुके हैं। मेरे को अगर मान लो लेना है तो यहाँ पे सारे के सारे लैंडस्केप ले लूँगा और इससे इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ऐसे स्विच कर सकता हूँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। तो इस तरीके से, और अगर मान लो आपके मल्टीपल पेज हैं, अगर मान लो मल्टीपल पेज कहीं पे आपके लैंडस्केप में पेपर ले रहे हो, कहीं वर्टिकल ले रहे हो, तो आप इसे ऑन रखिएगा। तो आप जब भी आगे पेज बनाएंगे तो सारे वर्टिकल नहीं हो करके, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिया तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो आप देखिए नीचे दूसरे पेज तो वर्टिकल ही है लेकिन एक पेज आपका लैंडस्केप है। इस तरीके से आप ये पेज को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ का पूरा टूल बॉक्स का नज़ारा चेंज हो गया। तो फिलहाल मैं विदाउट सिलेक्शन पे आपको ये टूल बता देता हूँ। यहाँ पर यूनिट्स देखिए, इंच, मिलीमीटर, पीसेज, पॉइंट्स, पिक्सल्स, डायडॉट, सर्कल्स, ये फिट वगैरह सब में, यानी कि आप यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर तक में भी डिजाइनें बना सकते हैं। जो साइज जैसे आप समझ सकते हैं वैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। जिस यूनिट को आप समझते हैं आप उस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कर्सर की पोजीशन, यहाँ पे देखिए नज डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मैंने मेरे इस कर्सर की पोजीशन को 0.5 इंच कर रहा हूँ, इंच में है मेरा डाया, तो मैंने देखिए यहाँ पे इंच है तो आधा इंच। अब मैं यहाँ से कर्सर को जैसे ही मूव करूँगा, मैं कीबोर्ड से एरो बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए आधा इंच खिसक रहा है, आधा इंच। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आधा इंच के बजाय मैंने 2 इंच कर दिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 है और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देखिए तो ये अब 2 इंच आगे मूव ले रहा है। तो ये कर्सर की पोजीशन को डिसाइड करता है। तो आपको कर्सर मैंने क्या है हमेशा 0.1 के हिसाब से रखा है, ताकि अगर मान लो कम ही करना पड़े, ज़्यादा करना पड़े तो आप वैसे मूवमेंट ले सकते हो, लेकिन कर्सर के थ्रू करना है। एज टू एज अगर नापना है कि मेरे एक परफेक्ट रेशियो के साथ मतलब मूवमेंट देना चाहते हो तो आप कर्सर पॉइंटर को मूव ऑन नंबर पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए
डुप्लीकेट डिस्टेंस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे मैं इसमें कलर भर रहा हूँ, तो माउस का लेफ्ट क्लिक तो कलर भरता है, और राइट क्लिक अगर करता हूँ तो राइट क्लिक से आउटलाइन बनती है। आउटलाइन देखिए ये ब्लू है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस का राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ये येलो है, ये बन रहा है। और अगर मान लो लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट फील हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को फील करना है तो लेफ्ट क्लिक काम आएगा माउस का, और अगर आउटलाइन में कलर बनना है तो राइट क्लिक काम आएगा। तो कलर प्लेट के ऊपर जाकर के राइट और लेफ्ट क्लिक करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑफसेट लिखा हुआ है यहाँ पे 0.5, 0.25, 0.25, ये इसकी ऑब्जेक्ट है डुप्लीकेट की। मैं इसे वैसे तो माउस से पकड़ के डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर कंट्रोल डी बटन से भी आप इसे डुप्लीकेट करते हैं, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसे कंट्रोल के साथ डी किया, तो यहाँ पे देखिए जो ऑफसेट यहाँ पे था 0.25, 0.25 यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ ओके कर दिया, तो ये देखिए डुप्लीकेट बन गया। इसी तरीके से मैंने वापस कंट्रोल डी किया और ये यहाँ पे ये देखिए उस तरीके से बन गया। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बना सकते हो। बाकी यहाँ पर लास्ट है इस टूल में ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। तो अभी जैसे इसमें कलर भरा हुआ, अगर मैंने इसे खाली कर दिया तो भी मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया और मैंने इसको अभी तो मैं जैसे फील्ड के रूप में पकड़ रहा हूँ, जबकि यहाँ पे ऑप्शन ये इनेबल नहीं है, डिसेबल है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका कलर ब्लैंक कर दिया, इसकी आउटलाइन डार्क करता हूँ और इसे मैं बीच में से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट जो भरा हुआ उसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन ब्लैंक है उसे नहीं पकड़ पा रहा। तो इसका मतलब ये फील्ड एज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट टू बी फील्ड, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे क्लिक मैंने किया तो ये यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता हूँ। तो आशा है आपको आज का मेरा चैप्टर 2 पसंद आया होगा कॉरल ड्रॉ में, और बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के टूल, जिसमें मैं और सिलेक्शन टूल के साथ क्या क्या ऑब्जेक्ट कैसे आते हैं वो मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ताली हो, जय हिंद, जय भारत। अक्षय कुमार शर्मा मेरा नाम है, मैं प्रोफेशनल से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और अगली क्लास में मिलते हैं कॉरल ड्रॉ के चैप्टर 3 के साथ, इंट्रोडक्शन के पार्ट, कॉरल ड्रॉ पार्ट 3 में। थैंक यू, धन्यवाद।